इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी को जो आम इंतखाबात हुए थे उसके लिए अपनी वेबसाइट पर उन्होंने अपलोड किए थे फॉर्म 45 से 49। उसकी तस्दीक के लिए 36 नई टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। अब ये टीमें करेंगी क्या? ये टीमें तस्दीक करेंगी कि तमाम फॉर्म 45 और फॉर्म 46 पोलिंग स्टेशन की हतमी फहरिस्त के मुताबिक अपलोड किए गए हों। ये टीम्स गुमशुदा फॉर्म 45 और फॉर्म 46 की भी शनाख्त करेंगी। टीमें इस बात की भी तस्दीक करेंगी कि तमाम हलकों के फॉर्म 47, 48 और 49 अपलोड किए गए हैं और उन्हें काम मुकम्मल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का वक्त दे दिया गया है। अब सवाल ये कि क्या ये नई कमेटियाँ इलेक्शन की पुरानी खामियाँ दूर कर पाएंगी कि नहीं? राव खालिद साहब, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, क्या आपको लग रहा है नताइज क्या होंगे? हाँ जी, हाय उस ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। तो अब उनको पता नहीं क्या फ़िक्र लग गई है ये करने की, और सारी 36 टीमें बना दी हैं। फॉर्म 45, 46, 47, 48 उनकी वो 3 चीज़ें करनी है उन्होंने। एक तो गायब होने वाले फॉर्म्स, ये कहाँ गायब हुए हैं ये नहीं मुझे समझ आ रही कि कैसे गायब हो गए। एक पहली बात ये है। तो दूसरी है कि जो फॉर्म्स पढ़े जाने के काबिल नहीं है उनकी निशानदेही करेंगे। हाँ। तीसरी चीज़ है कि दुरुस्त अंदाज में अपलोड हुए कि नहीं हुए। यस। अब ये 3 चीज़ें, तीनों खामियां इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे हैं। ये किसी मैंने या आपने नहीं की, ये इलेक्शन कमीशन की गलतियां इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे हैं। और इलेक्शन कमीशन की टीम 36 टीमें ही इसकी निशानदेही करेंगी और इसको देखेंगी। तो ये इसको वो जो कहते हैं दूध की रखवाली बिल्ला बिठाने वाली बात है ये, कि अपनी गलतियों को वो मानेंगे। आज तक तो नहीं माने, फिर 7 दिन दिए गए हैं, वो भी बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। जो लॉ कहता है इलेक्शन कमीशन का कि जब आप इलेक्शन जिस दिन होते हैं उस दिन फॉर्म 45 के बारे में बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, अलहदा से हदायतनामा जारी किया जाता है कि वो फौरी तौर पे वहाँ नुमाइंदों की मौजूदगी में और मुबस्सरीन की मौजूदगी में प्रिजाइडिंग अफसर तैयार करेगा फॉर्म, सबको हैंड ओवर करेगा, अपने शिनाख्ती कार्ड वाले दस्तखत उस पर करेगा, और अगर कोई लेने से इनकार करे तो भले कर दे, उसका ऊपर लिखेगा कि फ़लाँ एजेंट ने लेने से इनकार कर दिया, वजह लिखेगा। उसके बाद एक उसका बाहर चस्पा कर देगा और उसको इंटरनेट के ज़रिए वो तस्वीर बना के फ़ौरन इलेक्शन कमीशन का जो मेन कंट्रोल रूम है उसको भेजेगा। और उसको आपको पता है EMS सिस्टम के तहत वो आना था, और EMS सिस्टम का हमें अभी तक नहीं पता चला वो चल रहा था नहीं चल रहा था। 70 करोड़ उस पर खर्च हुए। इस पर भी एक तहकीकाती कमेटी बना दें ताकि पता तो चले ना कि इतना बड़ा जो फियास्को हुआ है, इतनी बड़ी जो गड़बड़ हुई है 8 और 9 की रात के दरमियान, कौन जिम्मेदार है उसका, वो सिस्टम कैसे बैठ गया। और वो इंटरनेट कहते थे नहीं भी होगा तो चलेगा। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बजाते खुद ये फरमाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर कह रहे थे कि इंटरनेट नहीं भी होगा तो ये सिस्टम चलेगा, ये नहीं कहा, लेकिन वो चला ही नहीं, ऐसा बैठा। अच्छा, उसके बाद फिर होता है कि 14 दिन के अंदर जब रिजल्ट कंसोलिडेट हो जाए, अच्छा अगर वो नहीं भेज सकता ना प्रिजाइडिंग अफसर, तो उसने फौरन सारा अपना बस्ता उठा के रिटर्निंग अफसर के पास पहुंचना होता है और वहां उसको देना होता है, हैंड ओवर करना होता है कि आप ले लें। और उसके बाद अब 14 दिन के अंदर इन्होंने गजट नोटिफिकेशन करना होता है जीतने वाले अरकान का। ठीक। उसके 2 दिन बाद इन्होंने सारे फॉर्म अपलोड करने होते हैं। अब 1 महीने बाद इन्होंने किए तकरीबन, वो भी मेरे सारे नहीं किए, अभी तक हो रहे हैं। अभी तक पता चलता है कि किसी जगह पे कोई नया आ गया फॉर्म, कोई चेंज हो गया, कोई और इस किस्म की पत्तन की रिपोर्ट जो आ रही है। बुनियादी तौर पे ये सारी काबिश है पत्तन की रिपोर्ट को मुस्तरद करने की, उसकी तरदीद करने के लिए ये सारी एफर्ट की जाएगी। और अगर इलेक्शन कमीशन इतने अरसे में ये सारे काम नहीं कर सका तो ये हफ्ते के अंदर ये कमेटियां क्या कर लेंगी, मुझे नहीं समझ आती ये कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी। अब थोड़ा सा मैं फॉर्म 45, 46, 47, 48 का बता दूं। जी। पता है बहुत से लोगों को, लेकिन अब तो खैर याद हो गया। 45 होता है जो हर पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग अफसर जो रिजल्ट कंपाइल करता है उसी वक्त मौके के ऊपर पोलिंग खत्म होने के बाद, वो फॉर्म 45 होता है। फॉर्म 46 होता है जो प्रिजाइडिंग अफसर सारे बैलेट पेपर जो यूज़ हुए, जो नहीं यूज़ हुए, जो उसमें मुस्तरद हो गए, जो बचा है मटेरियल, वो सारा उसका लिख के रिकॉर्ड वो बैग के अंदर डाल के उसको सील कर देता है। फॉर्म 47 होता है प्रोविजनल रिजल्ट्स, जो सारे रिटर्निंग अफसर तैयार करता है उसको, सारे हल्के के प्रिजाइडिंग अफसर के जो पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट होते हैं उनको जमा करके वो एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट एक पेज के ऊपर देता है, इसके इतने वोट, इसके इतने वोट, इसके। वो गिनती का भी एक प्रोसेस है, वो भी फॉलो नहीं हुआ। सलमान अकरम राजा साहब ने बताया हमें कि उनको घुसने नहीं दिया गया, हालांकि ये मैंडेटरी है कि कैंडिडेट अगर खुद बैठना चाहे या उसका एजेंट बैठना चाहे, रिटर्निंग अफसर उसकी मौजूदगी में कंपाइल करेगा। अगर वो नहीं बिठाता तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है, वो रिजल्ट की कंपाइलेशन को दुरुस्त नहीं माना जाएगा। और फॉर्म 48 होता है जहाँ पे आके इलेक्शन कमीशन फंसा पड़ा है। हर पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आपने अलहदा 1, 2, 3, 4, 5, 200 तक जितने भी वो खाने वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के वो आपने देने होते हैं।
तो वो इतनी उसमें कंट्राडिक्शंस है सारी चीज़ों में कि फार्म 48 तो मेरा ख्याल है वो इनसे कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तहकीक तो तहकीक बाद की बात है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ से कोई यानी नीयत नेक है इसमें, मैं नहीं समझता। वो कहते हैं कि नीयतों से मुराद का पता चलता है, तो इनकी नीयत मुझे नहीं ठीक लगती। मरीम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि आप जलसे करें, रोए पीटें या चीखें, सज़ा तो आपको मिलेगी। फिर रज़मा बुखारी साहिबा की स्टेटमेंट है कि इमरान खान जलसों से नहीं बल्कि अपने अमाल का हिसाब देकर ही जेल से बाहर आ सकते हैं, जबकि पीटीआई दूसरी तरफ ये कह रही है कि ये जो जलसा है ये खान की रिहाई के लिए एक संगे मील साबित होगा। आप अग्री करते हैं इस बात से? कैसे ये इम्पैक्ट करेगा खान की सज़ाओं को, खान की रिहाई को? एक तो ये जो सियासी बयानबाजी है ना, ये सियासतदान एक दूसरे के मुनकर नकीर बने होते हैं, उनके अमाल की सज़ा और पता नहीं क्या नकीर, इंटरेस्टिंग यहीं पे सुना रहे होते हैं सज़ाएँ, जो यानी क़यामत के रोज़ जो हिसाब किताब होना है वो भी यहीं पे कर देते हैं हम। ये एक हमारा कमाल है सारा। तो बहरहाल बयानात अपनी जगह पे। जहाँ तक जलसे की बात है, मैं थोड़ा सा ज़रा जलसे के हवाले से बात कर दूँ। कल भी एक जलसा हुआ लाहौर में बहुत बड़ा, वो 50 साल हुए थे कादियानियों को जो गैर मुस्लिम करार दिया गया था, काफिर करार दिया गया था। उस पर मौलाना फजलुर रहमान और बाकी जो जमातें थी उन्होंने सब ने जैसे ह्यूज जलसा। वहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्यों नहीं हुई जो इस्लामाबाद में और इसके इर्द गिर्द है? क्योंकि आपने वो जलसा होने दिया, आप पैनिक नहीं हुए और वो मामूल के मुताबिक चीज़ें हुई, जलसा हुआ, लोग डिस्पर्स हो गए। इस्लामाबाद में मसला ये है कि अभी जलसा अनाउंस नहीं होता तो उससे पहले कंटेनर शहर में आ जाते हैं, उससे पहले बंद कर दी जाती है, लोगों को पकड़ शुरू कर दी जाती है, लोगों पे पर्चे देने शुरू कर दिए जाते हैं, और जो दरख्वास्त देता है जलसे की उसको पहले उठा लेते हैं, इजाज़त भी नहीं देते और वो हो जाता है। उसके बाद फिर होता है 22 अगस्त की तारीख तय हो जाती है जी, तो अचानक मामला एकदम से चेंज होते हैं फिर, और वो स्वाति साहब जाते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग होती है। जो आपने बात की ना कि कोई राब्ता, कोई चीज़, कोई अंडरस्टैंडिंग, मैं उसको कोई उस तरह नहीं कहता कि कोई बहुत बड़ी कोई नेगोशिएशंस हो रही हैं या मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग 22 अगस्त को होती है और एक कमिटमेंट दोनों तरफ से दी जाती है। एक साइड जलसे को मनसूख कर देती है, दूसरी साइड कहती है कि जी 8 सितंबर का ये एनओसी ले लें, बगैर दरखास्त दिए उनको मिल जाता है, और वो 8 सितंबर की कमिटमेंट वो ऑनर की जाती है। तो इसको अंडरस्टैंडिंग, कम अज़ कम लेवल पे अंडरस्टैंडिंग तो हम कह सकते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग हुई, उसके अमल दरामद किया गया। अब आगे इसकी इमरान खान साहब की रिहाई और उसके हवाले से क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मोस्टली तो अदालतों पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो केसेस उनके हैं या रह गए हैं। 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, उस पर भी इमरान खान साहब ने, वो बाकियों को एनआरओ मिला और इमरान खान साहब ने एनआरओ तो नहीं ले रहे लेकिन रिलीफ उसी लॉ के तहत ही ले रहे हैं। वो ज़ाहिर नहीं मानेंगे कि वो भी एनआरओ हो सकता है, लेकिन कानून बन गया है तो बहरहाल कानून है, वो उसमें इखलाकियात या उसकी बात फिर नहीं रहती, ना सियासत की बात रहती है। तो उसके लिए रिलीफ उन्होंने अप्लाई कर दिया। क्या उनको मिलता है रिलीफ उसका, वो जज साहब? तो उसमें भी इम्कानात इसलिए ज़्यादा मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप अगर पिछली हेयरिंग की बात देखें तो उसमें 190 मिलियन पाउंड में बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त थी, ठीक है, जो जज साहब ने पेंडिंग कर दी। उन्होंने कहा कि फाइनल फैसले के साथ मैं करूँगा। उसका मतलब ये है कि इसी लॉ का इंतजार शायद हो रहा था कि इस पे फैसला एक्सपेक्टेड था, वो आ गया, और उसके बाद अब जज साहब के लिए अगर रिलीफ देना है इमरान खान साहब को तो वो आसानी होगी। ये फिर 22 अगस्त और 8 सितंबर की जो अंडरस्टैंडिंग है, ये स्टेप फॉरवर्ड फिर हो जाएगा, फिर हमें थोड़ी सी मंजर वाज़े तौर पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक। अब जो हुकूमती इक़दामात हैं, जिस तरह से यहाँ पे बंदिश की गई, गलियां तक महलों की बंद कर दी गई हैं कंटेनर लगा के, वो 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर जो जगह है उनको भी बंद कर दिया गया पिंडी शहर के अंदर। जी, पैनिक है ना, पैनिक है। तो उसमें भी, उससे भी वो अंडरस्टैंडिंग को हुकूमत जिस तरह से समझ रही है तो उसका वो आपको एक उसकी झलक नजर आती है। हुकूमत ये समझ रही है कि किसी जगह पे कोई अंडरस्टैंडिंग पीटीआई की हुई है तो ये बहुत बड़ा जलसा और बहुत बड़ा शो पावर, यानी इनसिक्योर हो जाएगा, तो उससे बड़ा हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। हुकूमत समझ रही है कि बहुत बड़ा शो ऑफ पावर हो सकता है निकल के, इसलिए उन्होंने मैक्सिमम रुकावटें डाल के उस जलसे को रोकने की कोशिश की जा रही है। पेशावर से आने वालों को
पंजाब की हद जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे रोक दिया गया है। अब इससे क्या मैसेज आप दे रहे हैं? खैराबाद पुल को आपने बंद कर दिया कि पेशावर से लोग ना आ सकें, मोटरवे को आपने बंद कर दिया, पिंडी इस्लामाबाद में 29 जगह आपने बंद कर दी। तो एक ऐसी नई मिसालें सियासी अमल को रोकने के लिए कायम की जा रही हैं जो शायद आगे चल के इनके लिए भी मसला बने, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो हुकूमत में नहीं रहना। तो ये बहुत एक अजीबोगरीब किस्म की एक सूरत हाल है उसमें। लेकिन ये जो खौफ तारी हुआ है हुकूमत में, मैं बिल्कुल इसको बरबला कहूँगा, तो उससे मुझे लगता ही है कि ये PTI का आखिरी जलसा ही होगा अगर ये हुकूमत रहती है तो। अच्छा। और उसके बाद जो इस्लामाबाद में कानून बनाया इन्होंने जलसे का, वो मुझे लगता है अब सूबों में भी बन जाएगा अगले हफ्ते 10 दिन में, ताकि ये जलसों वाला मसला ही खत्म हो जाए। अपोजिशन कर नहीं पा रही जलसा जी, अपोजिशन कर नहीं पा रही, तो वो कहते हैं ना डोला होसी ते ना रौला होसी।